इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में कि भाई कोरोना वायरस के चलते ये जो लॉकडाउन हमने लगाया था, इसके बाद में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। बैक टू द फ्यूचर, भविष्य की ओर वापसी, कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। द इकोनॉमी में हैव इमर्ज्ड। इमर्ज्ड का मतलब है बाहर आ जाना, निकलना। फ्रॉम द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल। देखो एक ईडियम होती है, आउट ऑफ द वुड्स। इस आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है कि भाई आप जंगल के बाहर आ गए। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टीज कोई है आपकी, है ना, आप समस्या से घिरे हुए हो, तो उन समस्या से आप बाहर निकल आए, उसके लिए हम बोलते हैं आउट ऑफ द वुड्स। तो यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि भाई द इकोनॉमी में हैव, देखो ये में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई ना, यहाँ पे इसका मतलब है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, कि भाई हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। क्या हुआ हो कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह एक तरीके से ये जो डिफ़िकल्ट क्षेत्र था या परेशानी भरा क्षेत्र था उससे बाहर निकल आई हो। बट चैलेंजेस लूम, लेकिन अभी भी हमारे सामने कई चुनौतियां मंडरा रही हैं। देखो लूम का मतलब होता है मंडराना, कि भाई अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई है, कि हो सकता है मे हैव इमर्ज्ड, कि हो सकता है अर्थव्यवस्था खतरे से बाहर आ गई हो, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां मंडरा रही हैं, अभी भी कई चुनौतियां हमारी अर्थव्यवस्था के सामने बनी हुई है। आगे देखते हैं कि आफ्टर 2 क्वार्टर्स ऑफ अ शार्प कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर 2 क्वार्टर्स ऑफ अ शार्प कॉन्ट्रैक्शन, शार्प कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ बहुत ही तीखी मंदी, यानी कि बहुत ही जबरदस्त संकुचन हमें देखने को मिला लगातार। ये जो पिछले 2 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें, तो आफ्टर 2 क्वार्टर्स ऑफ शार्प कॉन्ट्रैक्शन इंडियाज इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू हैव रीबाउंडेड। ये जो शब्द है ना रीबाउंडेड, इस रीबाउंडेड का मतलब होता है पुनः उछाल मारना। कि भाई पुनः से, कि भाई जैसे आपको चोट हो गई, या फिर आप पीछे लौट गए, है ना, आप टकरा के घायल हो गए, आप फिर दोबारा से जब आप वापसी करते हो ना, तो उसको बोलते हैं हम रीबाउंडेड। तो क्या एडिटोरियल कहता है कि भाई 2 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें, तो उनमें 2 क्वार्टर्स में हमें जो है ज़बरदस्त अर्थव्यवस्था में संकुचन देखने को मिला, मंदी देखने को मिली। उसके बाद में इंडियाज इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेट का मतलब होता है आकलित करना, कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में ऐसा आकलन किया जाता है कि वह वापस लौट चुकी है, टू हैव रिबाउंडेड आउट ऑफ अ टेक्निकल रिसेशन। कि भाई भारत में ये जो मंदी चल रही थी ना, मंदी चल नहीं रही थी, मंदी लाई गई थी लॉकडाउन लगा के, तो इसके लिए, है ना, तो एक तो होता है नॉर्मल रिसेशन कि भाई वास्तव में ही मंदी आ जाए, एक है टेक्निकल रिसेशन जिसको कि बनाया गया था इस मंदी को। टेक्निकल रिसेशन का मतलब है एक तरीके की तकनीकी मंदी जो कि लॉकडाउन के कारण आई थी, उसको कहा गया टेक्निकल रिसेशन। हैव रिबाउंडेड आउट ऑफ ए टेक्निकल रिसेशन, तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो टेक्निकल रिसेशन आया था, ये जो लॉकडाउन के चलते जो मंदी आई थी, तो उस मंदी से पुनः उछाल मार के हमारी अर्थव्यवस्था जो है वापस लौट आई है। टू रिकॉर्ड फीबल ग्रोथ, फीबल का मतलब होता है बहुत ही कमजोर ग्रोथ इन द अक्टूबर दिसंबर 2020 पीरियड। तो ये जो एक तरीके की टेक्निकल मंदी थी, इसके चलते क्या हुआ था, जो है मतलब एक टू रिकॉर्ड फीबल ग्रोथ इन द अक्टूबर दिसंबर 2020 पीरियड, कि उस मंदी के चलते, उस टेक्निकल मंदी के चलते अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का ये जो हमारा टाइम पीरियड था, उस दौरान हमें बहुत ही कमजोर वृद्धि देखने को मिली, है ना। with GDP rising with GDP rising by 0.4% and GVA by 1%। कि भाई अगर हम इसकी बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, भाई ये जीडीपी क्या है, जीडीपी के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को मापते हैं। भाई जीडीपी का मतलब होता है कि किसी भी टाइम पीरियड के भीतर, किसी एक निश्चित टाइम पीरियड के भीतर किसी देश में कितनी सेवाओं और कितने वस्तुओं का उत्पादन किया गया, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है ना टोटल, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। इसी तरह से ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ, कि भाई वास्तव में किसी पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था का कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, उसके द्वारा फाइनली कितना योगदान दिया गया टोटल, की जो बीच का खर्चा अगर हम निकाल दें तो टोटल कितना वैल्यू एडिशन किया गया। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई 2 क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो उनमें हमें ज़बरदस्त संकुचन देखने को मिला था अर्थव्यवस्था में, लेकिन अब अर्थव्यवस्था वापस, ये जो टेक्निकल रिसेशन था वहाँ से अर्थव्यवस्था वापस जो है फिर से लौट आई है। और अभी हाल ही में हमने क्या देखा कि भाई जीडीपी में 0.4% की वृद्धि और जीवीए में 1% की वृद्धि हमें देखने को मिली। द ओवरऑल नंबर्स आर नॉट सरप्राइजिंग,
कि भाई अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें, ये जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं आर नॉट सरप्राइजिंग, है ना, ये कोई आश्चर्य में डालने वाले नहीं है। द ओवरऑल नंबर्स आर नॉट सरप्राइजिंग। जस्ट एज द शॉर्ट नोटिस पेंडेमिक लॉकडाउन एंड द सब्सिक्वेंट केस सर्ज टुक द विंड, द ओवरऑल नंबर्स आर नॉट सरप्राइजिंग। ठीक है भाई, ये जो भी आंकड़े हैं ये कोई मतलब आश्चर्यजनक नहीं है। जस्ट एज, जैसा कि हम क्या देखते हैं, शॉर्ट नोटिस पेंडेमिक लॉकडाउन, कि भाई एक मतलब फटाफट, है ना, कि कोई बड़ा नोटिस भी नहीं जारी किया गया, एक छोटे से नोटिस के तहत तुरंत लॉकडाउन लगा दिया गया, है ना, पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी। तो उस वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके बाद में सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग, कि भाई इसका अनुसरण करते हुए, कि भाई लॉकडाउन लगा दिया गया और फिर इस लॉकडाउन का अनुसरण करते हुए, एंड द सब्सिक्वेंट केस सर्ज, और लॉकडाउन लगा देने के बाद में क्या हुआ, ये जो कोरोना वायरस के केस हैं इनमें जो वृद्धि हमें देखने को मिली, ये जो सर्ज आया ना, इसका मतलब होता है बढ़ोतरी, वृद्धि। टुक द विंड आउट ऑफ मोबिलिटी। देखो एक ईडियम होती है, वह ईडियम होती है टुक द विंड आउट ऑफ सेल। भाई ये जो नाव होती है या जहाज होता है, उसका जो पाल होता है ना आपका, कि भाई ये आपका जहाज है, इसके ऊपर ये जो पाल लगाए जाते हैं ना बड़े बड़े, इनके अंदर हवा भरती है और फिर ये जहाज चलता है आपका। तो आपने क्या किया, टुक द विंड आउट ऑफ सेल, कि भाई ये जो किसी का आप कह सकते हो ये जो पाल है, इसमें से क्या किया आपने, हवा निकाल दी। कि भाई किसी की नाव चल रही थी, उस पाल में हवा भरी हुई थी, उस पाल में से आपने क्या किया, हवा निकाल दी, तो आपकी नाव रुक जाएगी बिल्कुल। तो ये मतलब होता है इसका, कि टुक द विंड आउट ऑफ समवंस सेल। इसका मतलब यही होता है कि भाई आपने क्या किया, आपने ये किया कि भाई किसी को, मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी को लेस कॉन्फिडेंट बना देना, या फिर किसी के डिटर्मिनेशन को कम कर देना, है ना। तो यही तो क्या हुआ कि भाई सबसे पहले तो जो है शॉर्ट नोटिस पे लॉकडाउन लगाया गया, इसके बाद में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार वृद्धि हुई, तो इन्होंने क्या किया, हमारी अर्थव्यवस्था की चाल को ढीला कर दिया। ये मतलब हुआ इसका, टुक द विंड आउट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था की गतिशीलता थी ना, उसकी हवा निकल गई, वो पंक्चर हो गई, इस तरह से समझो इससे ना। टुक द विंड आउट ऑफ मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि भाई जो हमारी आर्थिक गतिविधि थी, है ना, हमारी जो गतिशीलता थी, उसकी पूरी हवा निकल गई एक तरीके से। क्यों, ये जो कोरोना वायरस के केसेस में वृद्धि हुई इसके कारण, और जो लॉकडाउन लगाया गया इसके कारण। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर, है ना, कि भाई ये जो हमारा पिछला वित्तीय वर्ष था, इसके शुरुआती 6 महीनों की अगर हम बात करें ना, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर, कि भाई ये जो पिछला हमारा वित्तीय वर्ष था, इसके जो शुरुआती जो 6 महीने थे, तो इन दौरान जो था, ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, इसकी गतिशीलता है वह बहुत ही कमज़ोर पड़ गई, उसकी हवा निकल गई, इस तरह से समझें आप इसे। द अनलॉकिंग फेज, अनलॉकिंग फेज, कि भाई आपने लॉकडाउन लगाया, इसके बाद में धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला आपने, तो यही है अनलॉक। अनलॉक करने का मतलब है किसी चीज़ को खोलना, कि भाई जो लॉकडाउन को हटाने का जो चरण था, दैट वाज लार्जली कंप्लीट बाय लेट सितंबर, कि भाई सितंबर के लास्ट तक, है ना, लेट सितंबर का मतलब है कि भाई सितंबर के लास्ट तक ये जो अनलॉक फेज था ये लगभग कंप्लीट हो गया था। ब्रॉट बैक का मतलब है वापस लाना, असेंबलेंस का मतलब है समानता, नॉर्मलसी का मतलब है नॉर्मल कंडीशन, असेंबलेंस, ब्रॉट बैक असेंबलेंस ऑफ नॉर्मलसी। तो सितंबर के लास्ट तक धीरे धीरे हम अनलॉक करते गए, है ना, इस लॉकडाउन को, तो वापस में जो है, वापस फिर से एक बार जो है नॉर्मल कंडीशन जो कि लॉकडाउन के पहले थी वो धीरे धीरे वापस आ गई, है ना, ब्रॉट बैक असेंबलेंस, है ना, वैसी ही समान स्थिति वापस लौट आई। विथ पेंट अप एंड फेस्टिवल डिमांड। देखो अभी क्या लिखा हुआ है, पेंट अप डिमांड। देखो पेंट अप का मतलब होता है दबी हुई। जैसे पेंट अप का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे पेंट, मैं बोलूँ आपको पेंट अप फीलिंग्स, तो पेंट अप फीलिंग्स का मतलब है ऐसी भावनाएं जो आपके दिल में दबी हुई हैं। जैसे कुकर होता है, उस कुकर में गैस भर जाती है ना, वो सीटी अगर ना बजे तो गैस नहीं निकल पाती उसको, तो उसको क्या कहेंगे, पेंट अप गैस, है ना। तो पेंट अप गैस या पेंट अप फीलिंग्स, या फिर, तो ये यहाँ पे क्या मतलब है, पेंट अप डिमांड। पेंट अप डिमांड का मतलब है कि लॉकडाउन के चलते जो डिमांड दबी हुई थी ना, तो वो फेस्टिवल सीजन के दौरान निकल के बाहर आई। विथ पेंट अप एंड फेस्टिवल डिमांड स्परिंग, स्पर का मतलब है किसी चीज को प्रोत्साहित करना, है ना, किसी चीज को एनकरेज करना, है ना, स्परिंग स्पेंडिंग। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई सितंबर के लास्ट तक जब हमने लॉकडाउन को लगभग पूरी तरह से हटा दिया, तो फिर से वापस नॉर्मल कंडीशन लौटी। क्यों, क्योंकि ये जो पेंट अप डिमांड थी, कि जो दबी हुई डिमांड थी, है ना, और ये फेस्टिवल सीजन आया, तो इसने क्या किया, प्रोत्साहित किया स्पेंडिंग को। स्पेंडिंग का मतलब है यहाँ पे
पैसा खर्च करना, कि इसके चलते डिमांड में तेजी देखने को मिली हमें और लोगों ने पैसा खर्च किया। एंड हेल्पिंग रीबूट प्रोडक्शन लाइन, एंड हेल्पिंग मदद करते हुए, हेल्प करते हुए। रिबूट का मतलब यही होता है एक तरीके से पुनः उछाल लेना, है ना, पुनः से तेजी लाना। प्रोडक्शन लाइन, कि भाई ये जो हमारा एक तरीके से निर्माण क्षेत्र है, उस निर्माण क्षेत्र में एक बार फिर से हमें जो है वृद्धि देखने को मिली, उसकी हेल्प हमें देखने को मिली कि भाई ये जो पेंट अप डिमांड थी ना फेस्टिवल के चलते, इसने क्या किया, स्पेंडिंग को प्रोत्साहित किया और इसके चलते जो हमारा प्रोडक्शन क्षेत्र है उसकी भी मदद हुई, उस प्रोडक्शन क्षेत्र में भी रिबूट, उस प्रोडक्शन क्षेत्र में भी, निर्माण क्षेत्र में भी तेजी देखने को मिली। आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर रिमेन्ड द रेसिलियंट बुलवार्क। देखो ये जो बुलवार्क शब्द है ना, इसका मतलब होता है एक मजबूत दीवार, और ये रेसिलियंट का मतलब है ना, रेसिलियंट का मतलब है आपको कितनी भी चोट लगे आप फिर से उठ खड़े होते हो, उसको बोलते हैं रेसिलियंट। का मतलब है, मतलब एक तरीके से दमदार तरीके से अड़े रहना, डटे रहना। तो एग्रीकल्चर रिमेंड, कि भाई ये जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र था, जो हमारा कृषि क्षेत्र था, वह बना रहा, क्या बना रहा, रेसिलियंट बुलवार्क, एक मजबूत दीवार की तरह बना रहा इन द थर्ड क्वार्टर एज वेल। कि भाई अर्थव्यवस्था के ये जो हमारा वित्तीय वर्ष था, इसके तीसरे क्वार्टर के दौरान भी एक तरीके से लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो हमारा कृषि क्षेत्र था ये मजबूती से खड़ा रहा, है ना। रेसिलियंट का मतलब है दमदार प्रतिरोध किया हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र ने, और एक ये मजबूत दीवार की तरह अर्थव्यवस्था को इसने बचाए रखा। थर्ड क्वार्टर एज वेल, है ना, तीसरे क्वार्टर के दौरान भी अर्थव्यवस्था को एग्रीकल्चर ने संभाले रखा। विथ फार्म जीवीए राइजिंग बाय 3.9%। देखो जीवीए का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि भाई अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र होते हैं, उन कई क्षेत्रों में से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के द्वारा फाइनली कितना योगदान दिया गया। तो अगर फार्म जीवीए की बात करें हम, कृषि क्षेत्र के द्वारा जो जीवीए दिया गया है ना, राइजिंग का मतलब है बढ़ोतरी, है ना, बढ़ते हुए बाय 3.9% आफ्टर बीइंग द सोल सेक्टर। तो तीसरे क्वार्टर के दौरान भी हमें क्या देखने को मिला, ये जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है इसके जीवीए में 3.9% की वृद्धि हमें देखने को मिली। राइजिंग मतलब बढ़ते हुए, आफ्टर बीइंग का मतलब है होने के बाद, द सोल का मतलब है एकमात्र सेक्टर टू क्लॉक ग्रोथ इन द प्रीसीडिंग 2 क्वार्टर्स। कि भाई जो पहले के 2 क्वार्टर थे हमारी अर्थव्यवस्था के, पहले के पूर्व के 2 क्वार्टर थे ना, प्रीसीडिंग का मतलब है पूर्व वाले, पहले वाले, कि पहले के जो 2 क्वार्टर्स थे उनमें भी लगातार इसने ग्रोथ को दर्शाया, है ना। टू क्लॉक ग्रोथ का मतलब है यहाँ पे कि ग्रोथ देखने को मिली हमें, कि भाई अर्थव्यवस्था के 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें, पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहले 2 क्वार्टर्स में एकमात्र एग्रीकल्चर क्षेत्र था जिसमें वृद्धि हमें देखने को मिली, और तीसरे में भी हमें क्या देखने को मिला, 3.9% की वृद्धि देखने को मिली। तो कुल मिला के इसलिए इसको कहा गया क्या, बुलवार्क, एक मजबूत दीवार। कि भाई कोरोना वायरस के दौरान भी अर्थव्यवस्था क्षेत्र जो था इसने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो जीवीए था ये तीसरे क्वार्टर में हमें 3.9% की वृद्धि इसमें देखने को मिली, आफ्टर बीइंग द सोल सेक्टर। कि भाई एकमात्र ऐसा सेक्टर था ये हमारा कृषि क्षेत्र जिसमें कि पहले के जो 2 क्वार्टर्स थे इनमें भी हमें टू क्लॉक ग्रोथ, इसमें भी इसने वृद्धि को दिखाया, है ना। यहाँ पे टू क्लॉक ग्रोथ का मतलब वृद्धि को दर्शाया, वृद्धि को दिखाया। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन रीसरफेस। देखो रीसरफेस का मतलब है पुनः जो है उभर के सरफेस पे आना, रीसरफेस की मतलब भाई पुनः इनको देखने को मिला हमें। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कि भाई निर्माण क्षेत्र है ना, कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि भाई निर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है, रीसरफेस्ड फ्रॉम अ कोलैप्स, कि ये कोलैप्स का मतलब है गिर जाना, ढह जाना, टू एक्सपैंड 1.2% एंड 6%। कि भाई ये बिल्कुल कोलैप्स हो चुके थे लॉकडाउन के चलते, बिल्कुल गिर गए थे, इनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की। ये दोबारा से जो है सतह पे आए, रीसरफेस का मतलब है ये बिल्कुल डूब गए थे ये मानो, और फिर अब दोबारा से ये सतह पे लौट आए, यानी कि दोबारा से इनमें वृद्धि देखने को मिली। कितनी, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देखने को मिली 1.2% की वृद्धि, और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में देखने को मिली 6% की वृद्धि। ये रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, क्रमशः मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 1.2% की वृद्धि और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 6% की वृद्धि। बोथ दीज सेक्टर्स हैड बीन अंडर स्ट्रेस। ये दोनों की दोनों जो सेक्टर हैं, दोनों की दोनों जो क्षेत्र हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जो क्षेत्र हैं, हैड बीन अंडर स्ट्रेस, ये बहुत ज़्यादा तनाव की हालत में रहे थे, यानी कि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी इवन बिफोर द पेंडेमिक।
पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कि भाई ये दोनों क्षेत्र ऐसे थे जो कि कोरोना वायरस के पहले से ही बड़ी खराब हालत में चल रहे थे। पोस्टिंग, यहाँ पे पोस्ट का मतलब है दर्शाते हुए, दिखाते हुए। कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर्स ऑफ 2019-20, कि भाई वित्तीय वर्ष 2019-20 की अगर हम बात करें तो इसके दूसरे और तीसरे क्वार्टर की अगर हम बात करें तो दूसरे और तीसरे क्वार्टर में हमें जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, संकुचन देखने को मिला था। किन क्षेत्र में? मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, है ना। तो यही कि एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इनकी हालत तो कोरोना वायरस के पहले से ही खराब चल रही थी, तो इनमें भी जो है हमें क्या है, अब क्या देखने को मिला है, थोड़ी बहुत वृद्धि हमें इनमें देखने को मिली इन क्षेत्र में। डेस्पाइट, के बावजूद, द सेंटर्स पुश, पुश का मतलब है किसी चीज को प्रोत्साहित करना, है ना, किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज को धकेलना। डेस्पाइट द सेंटर्स पुश ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि भाई केंद्र सरकार ने इस बात पे जोर दिया है ना, इस बात पे जोर देने के बावजूद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि भाई सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कि भाई ये जो एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि भाई ये जो एक तरीके से प्रशासन है ना, इस पर भी खर्चा किया जा रहा है, डिफेंस पे खर्चा किया जा रहा है, एंड अदर सर्विसेज। इसके मतलब कुल मिला के डिस्पाइट द सेंटर्स पुश ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि भाई सरकार के द्वारा लगातार जो है कई क्षेत्रों में पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके बावजूद कि भाई जो हमारा डिफेंस क्षेत्र है, अदर सर्विसेज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब क्षेत्रों में हमें जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब इनमें कमी आई, कितनी? 1.5% लास्ट क्वार्टर की। पिछले क्वार्टर की बात करें अगर हम, पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों में सरकार के पैसे खर्च किए जाने के बावजूद भी, जैसे कि डिफेंस क्षेत्र है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो रक्षा क्षेत्र है, इनमें कितनी कमी देखने को मिली हमें, इनमें कितना संकुचन देखने को मिला? 1.5%। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि इन्वेस्टमेंट डिमांड इज एस्टिमेटेड टू हैव रिबाउंडेड। इन्वेस्टमेंट डिमांड, कि भाई निवेश से संबंधित जो डिमांड है ना, कि भाई निवेश की मांग बड़ी है। इज एस्टिमेटेड, ऐसा आकलित किया गया है कि भाई इन्वेस्टमेंट की डिमांड कितनी है उसके बारे में ऐसा अंदाजा लगाया गया है, इज एस्टिमेटेड टू हैव रिबाउंडेड, कि उसमें एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है ना, कि इन्वेस्टमेंट की डिमांड एक बार फिर से बड़ी है। इन्वेस्टमेंट डिमांड इज एस्टिमेटेड टू हैव रिबाउंडेड with fixed capital formation, with fixed capital formation posting positive momentum आफ्टर सेवरल क्वार्टर्स, कि कई क्वार्टर्स के बाद, है ना, कई तिमाही के बाद में, कि जो फिक्स्ड कैपिटल है ना, कि भाई जो पूंजी है एक तरीके से, उसमें क्या देखने को मिला है, उसने क्या पोस्ट, पोस्ट का मतलब है दिखाना, दर्शाना। पॉजिटिव मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब हुआ रफ्तार, एक तरीके की चाल, कि भाई एक तरीके की पॉजिटिव सकारात्मक वृद्धि हमें देखने को मिली है, कि भाई इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, है ना, निवेश के क्षेत्र में भी मांग बढ़ी है, पूंजी की मांग बढ़ी है। भाई क्या हुआ था, ये जो लॉकडाउन हमने लगाया था ना, इसके चलते निवेश में भी गिरावट आई थी। लोग बाग या विभिन्न कंपनीज जो हैं वे पैसा निवेश करने को ही राजी नहीं थे, है ना, उन्हें डर लगा हुआ था। तो अब इन्वेस्टमेंट में भी जो है बढ़ोतरी हुई है, निवेश में, निवेश की मांग भी बढ़ी है, कि भाई जो टोटल पूंजी होती है ना, उस टोटल पूंजी ने ना, फिक्स्ड कैपिटल ने ऐसा दर्शाया है क्या? पॉजिटिव मोमेंटम, है ना, कि भाई एक सकारात्मक रफ्तार हमें देखने को मिली है आफ्टर सेवरल क्वार्टर्स, है ना, कई तिमाही के बाद में, कई क्वार्टर्स के बाद में। और ये जो निवेश में मांग बढ़ी है, ये क्यों बढ़ी है? ड्रिवन, ड्रिवन का मतलब है चालित होना, कि भाई जो ड्रिवन में मांग बढ़ी है, इसको किसने बढ़ाया है, किसने चलाया है इसे? परहैप्स, शायद बाय पब्लिक स्पेंडिंग, कि शायद ये जो निवेश में मांग बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है पब्लिक स्पेंडिंग के चलते, कि भाई जो लोग बाग हैं उनकी स्पेंडिंग में बढ़ोतरी हुई है, कि भाई लोग बागों ने पैसा खर्च किया है, इसके चलते धीरे धीरे ये जो निवेश से संबंधित जो लोग हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, निवेश किया जा सकता है। मोस्ट वरिंगली, कि सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक बात है वो है भाई, अगर हम रिटेल क्षेत्र की बात करें, खुदरा क्षेत्र की, ट्रेड, व्यापार है, होटल्स है ना, ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, कम्युनिकेशन है, एक तरीके से संचार से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं, कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.7%। तो इन सभी क्षेत्रों में संकुचन देखने को मिला, इन सभी क्षेत्रों में मंदी देखने को मिली, कितनी? 7.7% की। तो ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय है कि भाई व्यापार के क्षेत्र में, होटल के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ये जो संकुचन देखने को मिला ना अर्थव्यवस्था में, कितना? 7.7% का। तो ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। डेस्पाइट द Q3 अपटिक, देखो अपटिक का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी तेजी आना, थोड़ा सा उछाल आना, कि भाई ठीक है
थर्ड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा वृद्धि हमें देखने को मिली है ना। द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम फॉर द ईयर प्रोजेक्ट एन 8% कॉन्ट्रैक्शन इन द जीडीपी। द सेकेंड एडवांस कि भाई एक हमने, एडवांस का मतलब है अग्रिम रूप से, कि भाई हमने क्या किया है, एक द्वितीय अग्रिम रूप से जो आकलित किया है, एस्टिमेट का मतलब है आकलित करना, अंदाजा लगाना, ऑफ नेशनल इनकम, कि भाई एक सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम फॉर द ईयर, कि भाई इस फॉर द ईयर इस साल के लिए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब एक तरीके से दर्शाना, आकलित करना किसी चीज को, प्रोजेक्ट एंड 8% कॉन्ट्रैक्शन इन द जीडीपी। तो दूसरा जो हमने एक तरीके से एक अनुमान लगाया है, एक एस्टीमेट लगाया है ना, नेशनल इनकम का, तो वह अनुमान ये दिखाता है, क्या दिखाता है, 8% का संकुचन दिखाता है, किसमें, जीडीपी में, वाइडर देन द 7.7% एस्टिमेटेड इन जनवरी, कि इस साल जनवरी में जो आकलन हमने लगाया था नेशनल इनकम के बारे में, उसमें हमने ऐसा कहा था कि भाई जो जीडीपी है वह उसमें 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में जो दोबारा से हमने आकलन लगाया है, वह आकलन बताता है कि 8% का कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा है, वाइडर देन, वाइडर का मतलब क्या होता है, और ज़्यादा चौड़ा होना, है ना, कि भाई ये गैप जो है ज़्यादा है, किससे, 7.7% से, कि भाई इस साल की शुरुआत में जनवरी में हमने नेशनल इनकम से संबंधित एक अनुमान लगाया था। उसमें हमने एक ऐसा, एक तरीके की कह सकते हो कि भाई ऐसी भविष्यवाणी हमने की थी कि 7.7% जो है जीडीपी रहेगी, है ना, इतना कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। लेकिन अभी हाल ही में दोबारा से जब हमने एक आकलन किया है, तो उसमें ऐसा देखने को मिला है कि भाई 8% का कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में देखने को मिलेगा। दिस में पार्टली बी ड्यू टू द एनएसओ रिवाइजिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स जीडीपी श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब यही होता है सिकुड़ना, किसी चीज का कमी आना, श्रिंकेज टू 24.4%। अब देखो ये क्यों हुआ कि भाई पहले हमने 7.7% का अंदाजा लगाया था, इसके बाद में अब हम कह रहे हैं कि भाई 8% जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। दिस में पार्टली भी, आंशिक रूप से यह इसके कारण हो सकता है, किसके कारण, एनएसओ के कारण, कि भाई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, कि भाई राष्ट्रीय ये जो सांख्यिकी आंकड़े देता है ना, जो ऑफिस हमारा, कि भाई है ना, कि भाई ये जो एक तरीके से अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो आंकड़े होते हैं ना, वे इसी के द्वारा दिए जाते हैं, किसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस, इसी के द्वारा ये जो है सारे आंकड़े दिए जाते हैं। तो रिवाइज का मतलब होता है पुनः संशोधन करना। द फर्स्ट क्वार्टर्स जीडीपी श्रिंकेज, तो एनएसओ ने क्या किया है, ये जो एक तरीके से पहला क्वार्टर जो था, है ना, पहला जो क्वार्टर है, इसके जीडीपी से संबंधित जो आंकड़े हैं उसमें संशोधन करके एनएसओ ने बताया है कि भाई पहले क्वार्टर में जीडीपी में कितनी वो देखने को मिली हमें, 24.4% की कमी हमें देखने को मिली। तो हो सकता है कि भाई जब इसको संशोधित किया तो इस ऊपर भी संशोधित करना पड़ा, 7.7 से हमें 8% पे लाना पड़ा, फ्रॉम द 23.9% कैलकुलेटेड अर्लियर, कि भाई एनएसओ ने फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी संकुचन को दोबारा से रिवाइज करके बताया है कि भाई 24.4% की कमी हमें, संकुचन हमें देखने को मिला, जबकि पहला कितना, पहले क्या बताया था एनएसओ ने, 23.9% कैलकुलेटेड का मतलब है आकलित की गई थी, अर्लियर का मतलब है पूर्व में, कि पहले जो फर्स्ट क्वार्टर था उसकी जीडीपी के संबंध में एनएसओ ने कहा था कि भाई इसमें 23.9% की कमी आई है, लेकिन अभी हाल ही में दोबारा से रिवाइज किया तो फिर कहा कि 24.4% की कमी आई है। द लेटेस्ट नंबर्स ऑल्सो मे बी टेकन एज एन इंडिकेटर एट बेस्ट, कि ये जो नवीनतम आंकड़े हमारे सामने हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम एक सूचक के रूप में ले सकते हैं। द लेटेस्ट नंबर्स ऑल्सो मे बी टेकन, इनको लिया जा सकता है एज एन इंडिकेटर एट बेस्ट, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक सूचक के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। विथ द एनएसओ स्ट्रेसिंग दैट द एस्टिमेट्स आर लाइकली, विथ द एनएसओ, कि भाई ये जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस है, इस बात पे जोर देते हुए, स्ट्रेसिंग दैट द एस्टिमेट्स, कि भाई जो आकलन हमने किए हैं, आर लाइकली टू, लाइकली टू का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, अंडरगो का मतलब है गुजरना, शार्प रिविजन्स, भाई एनएसओ ने कहा है कि भाई जो भी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, है ना, इस बात की संभावना है कि उन आंकड़ों को एक बार फिर से रिवाइज करना होगा, है ना, उन आंकड़ों को एक बार फिर से रिवीजन से गुजारना होगा। शार्प रिवीजन का मतलब है बहुत ही जबरदस्त, एक बार फिर से उनका रिवीजन हमें करना होगा। एज
द पैंडेमिक अफेक्टेड डाटा कलेक्शन, कि भाई ये जो वैश्विक महामारी है इसने प्रभावित किया किसको, डेटा कलेक्शन को, कि भाई ये जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं इन आंकड़ों को कोरोना वायरस ने प्रभावित किया है, तो एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। तो यही एडिटोरियल कहता है कहता है कि भाई जो भी वर्तमान में जो भी अर्थव्यवस्था के संबंध में स्थिति है ना, उसे हम फाइनल नहीं कह सकते। उसे फाइनल इसलिए नहीं कह सकते कि भाई ये जो आंकड़े हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम एक सूचक के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि एनएसओ ने इस बात पे जोर दिया है कि भाई जो भी हमारे पास अंदाजे हैं, जो भी हमारे पास आकलन है, उन आकलन को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कोरोना वायरस ने जो भी आंकड़ों का कलेक्शन हुआ है उन आंकड़ों के कलेक्शन को भी कोरोना वायरस ने प्रभावित किया, यानी कि आंकड़े एकदम सटीक रूप से हमारे पास उपलब्ध नहीं है। Like the growth rate for 2019-20 was revised from 4.2% to 4% इन जनवरी। अब देखो 2019-20 की अगर हम बात करें तो उस दौरान जो ग्रोथ रेट थी, है ना, जो वृद्धि दर थी अर्थव्यवस्था की, उसको रिवाइज किया गया, उसको पुनः संशोधित किया गया। कितना? फ्रॉम 4.2% टू 4.4% इन जनवरी। जनवरी में, जनवरी से पहले हमने क्या किया था कि ग्रोथ रेट 2019-20 की ग्रोथ रेट हमने कितनी बताई थी? 4.2%। लेकिन इसे पुनः संशोधन करके हमने इस ग्रोथ रेट को कितना बताया? 4% बताया, पुनः रिवाइज करके। तो देखो 4.2 से 0.2% पीछे चले गए। द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल, कि भाई पिछले वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो उसकी वास्तविक जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें फॉर द थर्ड क्वार्टर, कि पिछला जो वित्तीय वर्ष था उसके तीसरी तिमाही के दौरान कितनी जीडीपी में ग्रोथ हुई, तो वह हैज़ बीन स्केल्ड डाउन, उसको भी कम किया गया है ना। नवीनतम संशोधित आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की वित्तीय वर्ष की तीसरे क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ को कम किया गया है। कितना कम किया गया है? उसे हम 3.3% पे ले आए। पहले कितना था? फ्रॉम 4.1%। कि भाई पिछले साल की वित्तीय वर्ष की तीसरे क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ को हमने मेजर किया था कितना? 4.1%, और अब दोबारा से संशोधित आंकड़ों के अनुसार उसको हम कहाँ पे ले आए? 3.3% पे ले आए। स्केल डाउन का मतलब है कम कर देना, है ना। तो उसको कम कर दिया गया, हैज़ बीन स्केल्ड डाउन। द बेस इफेक्ट। अब देखो बेस इफेक्ट क्या होता है? बेस इफेक्ट का मतलब होता है, देखो हम क्या करते हैं, जैसे हमें महंगाई को मापना है तो महंगाई को कैसे मापते हैं? जनवरी से फरवरी में कितनी बढ़ी, फरवरी से मार्च में कितनी बढ़ी, मार्च से अप्रैल में, अप्रैल से मई में, मई से जून में, जून से, ऐसे एक एक महीने को मापते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई फेस्टिवल सीजन आ गया, जैसे अक्टूबर नवंबर का टाइम आ गया, तो अचानक से जो है एक तरीके से डिमांड में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये जो परिवर्तन आता है ना अचानक से, कि भाई किसी भी कारण परिवर्तन आ सकता है, जैसे कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगाया तो उस लॉकडाउन के चलते अचानक से जो परिवर्तन आता है ना, तो उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। तो ये उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट, कि भाई अचानक से जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है ना, कि भाई वो परिवर्तन किसके चलते हो सकता है? वो फेस्टिवल सीजन के चलते हो सकता है, लॉकडाउन के चलते हो सकता है। तो उसके चलते जो अचानक तीव्र परिवर्तन आता है, अब ठीक है, जैसे अक्टूबर में ये जबरदस्त परिवर्तन आ गया डिमांड में, फिर नवंबर में कमी आ गई, तो अब इसको अंदाजा थोड़ी लगा सकते हैं हम, इसको बेस इफेक्ट बोलते हैं हम, है ना। कि भाई ये जो अचानक से मतलब एबनॉर्मल जो चेंज देखने को मिलता है ना, इसको बेस इफेक्ट कहते हैं। तो एडिटर क्या कहता है कि द बेस इफेक्ट में वेल हैव हेल्प्ड, में हैव और हेल्प्ड, इसके में के साथ में है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे इसका मतलब है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। नज, नज का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा प्रोत्साहित करना। देखो नज का मतलब होता है, कोहनी से किसी को धक्का मारते हो ना आप हल्का सा, उसको बोलते हैं नज। नज का यहाँ पे मतलब है हल्का सा प्रोत्साहित करना, हल्का सा पुश करना। तो द बेस इफेक्ट में वेल हैव हेल्प्ड नज इंडियाज ग्रोथ इनटू पॉजिटिव टेरिटोरी, कि भाई इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इतने दिनों से लगातार लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जैसे ही लॉकडाउन हटा तो अचानक से जो है हमें क्या देखने को मिला? डिमांड में वृद्धि देखने को मिली, है ना। तो इसका भी हमें, तो इसके चलते भी हो सकता है अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा पॉजिटिव आंकड़े हमें देखने को मिले हो, है ना। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। द बेस इफेक्ट में वेल हैव हेल्प्ड, कि हो सकता है कि इस बेस इफेक्ट ने भारत की मदद की हो, है ना। टू नज का मतलब है हल्का सा सपोर्ट किया हो इंडियाज ग्रोथ, भारत की वृद्धि को, इनटू पॉजिटिव टेरिटरी, कि भाई जो भारत की वृद्धि से संबंधित जो आंकड़े हैं वे हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। वे इसलिए भी हो सकते हैं, किसके चलते? बेस इफेक्ट के चलते भी, है ना। बट इट इज एन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर टू क्रॉस, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण, है ना, साइकोलॉजिकल का मतलब है एक मानसिक, बैरियर का मतलब है बाधा, टू क्रॉस। तो अगर ये बेस इफेक्ट जो है ना, इस बेस इफेक्ट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यह जो है एक साइकोलॉजिकल बाधा है जिसे हमें क्रॉस करना है ना। बट इट इज एन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर
टू क्रॉस, है कि भाई बेस इफेक्ट को हमें ध्यान में रखना है कि हम बेस इफेक्ट के चलते ये न समझ लें कि हाँ अर्थव्यवस्था में वाकई में सुधार आ गया है ना, इसको हमें ध्यान में रखना है। ग्रोथ नंबर्स अलोन में स्टिल नॉट बी कैप्चरिंग द टुमुल्ट। देखो टुमुल्ट का मतलब है यहाँ पे उथल पुथल कि वृद्धि से संबंधित जो आंकड़े हैं, ग्रोथ नंबर्स का मतलब है यहाँ पे वृद्धि से संबंधित आंकड़े जो हैं एकमात्र, अलोन का मतलब एकमात्र, में स्टिल नॉट बी कैप्चरिंग। कैप्चर का मतलब किसी चीज को कैप्चर कर लेना। जैसे कैमरा है वो क्या कर लेता है, आपकी फोटो को कैप्चर कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई वृद्धि से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था ने जो उथल पुथल महसूस किया है उस उथल पुथल को पकड़ लिया है इन आंकड़ों ने, ऐसा नहीं कह सकते हम अलोन में स्टिल अब भी नॉट बी कैप्चरिंग द टुमुल्ट फेस्ड बाय स्वेथ। ये देखो ये जो शब्द है ना स्वेथ्स, इस स्वेथ्स का मतलब क्या होता है, SWATHES। इसका मतलब होता है ए लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग दैट इंक्लूड्स सेवरल डिफरेंट थिंग्स, कि भाई किसी भी चीज का एक बड़ा हिस्सा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस का मतलब हुआ एक तरीके से ये जो हमारी छोटी छोटी इकाइयां हैं, अर्थव्यवस्था की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, या फिर असंगठित क्षेत्र। देखो एक तो होता है फॉर्मल क्षेत्र, है ना, सिस्टमेटिक क्षेत्र, जैसे कि बैंक है या फिर विभिन्न तरह की ये जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। इनफॉर्मल क्षेत्र में क्या आता है, एक ठेला चलाने वाला है, वो क्या है, वो इनफॉर्मल क्षेत्र में आएगा अर्थव्यवस्था के, है ना, ठेला चलाने वाला है, रेहड़ी वाला है, तो ये किस में आएंगे। तो इनके अगर हम पूरे की पूरे इन सबको अगर हम जोड़ लें, स्वेथ्स का मतलब है कि इन सारे एरिया को अगर हम जोड़ लें, तो इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के द्वारा जो उथल पुथल महसूस की गई है, हो सकता है उस उथल पुथल को ये जो ग्रोथ से संबंधित जो आंकड़े हैं इन्होंने पूरी तरीके से कैप्चर न किया हो। नॉर डू दे रिफ्लेक्ट, और न ही अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हमारे पास जो आंकड़े हैं वो इस चीज को प्रदर्शित करते हैं, नॉर डू दे रिफ्लेक्ट अ रिकवरी इन द जॉब मार्केट, और न ही कि भाई जो एक तरीके से जॉब मार्केट है ना, नौकरी से संबंधित जो क्षेत्र है वहां पे कितनी रिकवरी हुई है, इसको भी ग्रोथ नंबर्स नहीं दिखाते। द कंटिन्यूइंग स्ट्रेस इन एम्प्लॉयमेंट, कि भाई रोजगार के क्षेत्र में लगातार जो तनाव बना हुआ है, जो दबाव की स्थिति बनी हुई है, एंड कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर इज अ वरी, तो यह भी एक चिंता का विषय। क्या है चिंता का विषय, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, अत्यधिक तीव्र, उसको बोलते हैं इंटेंसिव। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर, कि भाई जो सेवा क्षेत्र है, कौन से सेवा क्षेत्र, जिनमें कि आपको लोगों के कांटेक्ट में आना पड़ता है, जैसे टूरिज्म की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, है ना, एविएशन की बात करें, एविएशन क्या होता है, विमानन, है ना, कि भाई ये जो विमानन है। हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की अगर हम बात करें ना, कि भाई ये जो होटल इंडस्ट्री है इससे जुड़े हुए क्षेत्र की अगर हम बात करें, इनमें क्या करना पड़ता है, लोगों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ता है। तो ऐसी सर्विसेज जिनमें लोगों को कांटेक्ट में बहुत ज्यादा आना पड़ता है, उन क्षेत्र को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी लॉकडाउन के चलते, है ना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई लगातार रोजगार के क्षेत्र में दबाव बना हुआ है ना, कि वहां की हालत जो है अभी भी खराब है। एंड कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर्स इज ए वरी, और ये जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस क्षेत्र है यह भी जो है चिंता का कारण है। एंड द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर सपोर्ट मेजर्स, और सरकार को इस बात को जरूर विचार में लेना चाहिए। कंसीडर करने का मतलब होता है किसी बात के ऊपर चिंतन करना, किसी बात के ऊपर मनन करना, किसी बात को लेकर सोचना। तो किस बात के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए, सरकार को ऐसे उपायों के बारे में विचार करना चाहिए, मेजर्स का मतलब यहाँ पे उपाय, कि इन क्षेत्रों को सपोर्ट मिल सके, इस संबंध में सरकार को विचार करना चाहिए। आगे देखते हैं डिटेल क्या बात करता है कि द सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन, द सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन इन इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब होता है अत्यधिक, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी से भरा हुआ क्षेत्र, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। मतलब जहां पे बहुत ही ज्यादा उथल पुथल बनी हुई हो, है ना, जहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हो। तो द सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन, कि भाई कोरोना वायरस के एक दूसरी लहर की बात की जा रही है, कि भाई दोबारा से कोरोना वायरस फैल रहा है इन इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट की मतलब कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है ना, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा जहां पे गतिविधि होती है, उन क्षेत्रों में दोबारा से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस दोबारा से रफ्तार पकड़ रहा है। सच है, जैसे कि महाराष्ट्र में ऐसी सूचनाएं आई हैं कि दोबारा से जो है कोरोना वायरस के केसेस लगातार जो है बहुत ज्यादा मात्रा में सामने आ रहे हैं। एंड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और ये जो कोरोना वायरस के संक्रमण का जो खतरा है, राइजिंग, बढ़ रहा है इन पोल बाउंड स्टेट। पोल बाउंड स्टेट का मतलब है ऐसे राज्य जिनमें की चुनाव होने हैं, जो कि चुनाव से बंधे हुए हैं। पोल बाउंड स्टेट्स का मतलब है ऐसे राज्य जिनमें चुनाव की तारीख घोषित हो गई है, जिनमें चुनाव होने हैं, उन राज्यों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो इन हालातों को देखते हुए ये हालात अच्छी सूचना नहीं देते। डू नॉट बोर्ड वेल, बोर्ड वेल का मतलब होता है संकेत देना, शकुन देना।
डू नॉट बॉड वेल का मतलब है ये अच्छा संकेत नहीं देते कि भाई जैसे हम इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात करें, जैसे कि महाराष्ट्र में वहाँ पे दोबारा से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। इसके अलावा ये जो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव होने वाले राज्यों में भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा है। तो ये जो बातें हैं ये अच्छा संकेत नहीं देती, न तो सेवा क्षेत्र के लिए, आइदर फॉर सर्विसेज और द फ्रेजाइल रिकवरी, और ये या फिर ये जो नाजुक रिकवरी है ना हमारी इन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो धीरे धीरे से नाजुक रिकवरी हुई है, उसके लिए भी यह अच्छा संकेत नहीं है। स्मूथ का मतलब है बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिल्कुल तीव्र, बिल्कुल स्पीड में। स्मूथ एंड एक्सपीडिशियस का मतलब है बिल्कुल शीघ्रता के साथ, है ना भाई। अगर हम एक्सपीडिशियस का मतलब शीघ्रता से। रोल आउट का मतलब है किसी प्लान को सामने लाना। रोल बैक का मतलब है कोई प्लान को वापस ले लेना। रोल आउट ऑफ द वैक्सीन, तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द हमें क्या करना चाहिए कि ये जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाना चाहिए। रोल आउट ऑफ द वैक्सीन विथ द प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्ट इन का मतलब है कि किसी को अपनी टीम में इंक्लूड करना। विथ द प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड इन टू अचीव स्केल, कि अगर हम स्केल का मतलब है पैमाना, है ना, कि भाई एक क्या करना चाहिए हमें कि भाई ये जो वैक्सीनेशन का हमने टारगेट सेट किया है ना, इस टारगेट को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, निजी क्षेत्र को भी शामिल करना चाहिए, निजी हॉस्पिटल को भी शामिल करना चाहिए। इज एन इम्पेरेटिव, यह बहुत आवश्यक बात है। तो देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई एक बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से और जितना जल्द हो सके हमें वैक्सीन को लेके आना चाहिए। साथ ही साथ प्राइवेट क्षेत्र को भी शामिल करना चाहिए। ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है। इम्पेरेटिव का मतलब है ये बात बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। टू हेल्प इंडिया, भारत की मदद करने के लिए। नेविगेट का मतलब क्या होता है, किसी को डायरेक्शन दिखाना। जैसे जहाज है उसको नेविगेट किया जाता है, उसे डायरेक्शन दिखाई जाती है ना किसी पर्टिकुलर दिशा में जाने के लिए। तो नेविगेट का मतलब होता है डायरेक्शन दिखाना। टू नेविगेट द बम्प्स अहेड, अहेड का मतलब है आगे। बम्प्स का मतलब क्या होता है, उभार। जैसे कि ये रोड जा रही है, सीधी रोड जा रही है, अचानक से एक उभार आ गया, है ना, ये रोड जा रही है फिर एक उभार आ गया। द बम्प्स अहेड मोर डेफ्टली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कुशलता से। डेफ्टली का मतलब होता है बहुत ही कुशलता पूर्वक। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई वैक्सीन प्रोग्राम को बहुत ही स्मूथ तरीके से और बहुत ही शीघ्रता पूर्वक जो है हमें आगे लेके आना चाहिए। प्राइवेट क्षेत्र को उसमें शामिल करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि, अगर हम भारत को ले जाना चाहते हैं, अगर हम भारत को चलाना चाहते हैं, है ना, भारत को अगर हम दिशा दिखाना चाहते हैं, और आगे जो एक तरीके से गड्ढे हो सकते हैं, आगे जो पहाड़ हो सकते हैं या उभार हो सकते हैं, देखो प्रतीकात्मक रूप से लिखी है ये बात, मोर डेफ्टली। टू नेविगेट द बम्प्स अहेड मोर डेफ्टली, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें आगे जो रुकावट आ सकती है, जो रोड़े आ सकते हैं, जो उभार आ सकते हैं, उनसे अगर हम चाहते हैं कि भारत को बहुत ही कुशलतापूर्वक अगर हम संचालित कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि इस वैक्सीन का ये जो प्रोग्राम है ना, इसको हम आगे लेके आए, ताकि आगे आने वाली जो रुकावटें हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, है ना, उन रुकावटों से हम भारत की टक्कर को बचा सकें ना। थोड़ा प्रतीकात्मक अंदाज में कही गई ये बात।